पाकिस्तान इकॉनमी सीरीज मुशर्रफ साहब के दौर की जो बातें थी, IMF का प्रोग्राम इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की दे 8 मिलियन तो सिर्फ जॉब्स $1,000 तक कमा रहा है ना, कि करप्शन होती रही यूएस ने दी थी, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप अगर सेल्फ असेसमेंट करें। मुशर्रफ साहब ने एक और काम किया, $2 बिलियन। आगे मजीद मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं उसी पाकिस्तान इकॉनमी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड शूट कर रहा हूँ, और मैं आज इस एपिसोड में मुशर्रफ साहब के दौर की जो पहली वीडियो थी उसी को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और हमने उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बता दिए थे क्या थे। आज मैं वो वजूहात बताऊंगा कि वो क्या रिफॉर्म्स थे, वो क्या बातें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान उस दौर में तरक्की की तरफ था। सबसे पहला सरे फहरिस्त जो पॉइंट है वो है IMF का प्रोग्राम। IMF एक ग्लोबल बॉडी है, फंड रिलीज करने वाली, जो लोगों को लोन देती है। पर हमें तो इससे पहले भी IMF प्रोग्राम मिलते रहे। इसमें ऐसी क्या बात थी जिससे हमें फायदा हुआ? इसमें मेन बात ये थी कि इसकी जो शराइत थी, जो आज भी हम सुनते हैं अक्सर टीवी पे, ये शराइत है, ये वो उस टाइम पे जो शराइत हमें मिली वो हमने टाइमली पूरी की, जिसकी वजह से हमें ये पेमेंट जल्दी मिली, किस्तें सारी मिली और हमने उसको पॉजिटिवली यूज किया। अब बेसिकली IMF जो शराइत देता है वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की देता है, ताकि आपको कर्जा दे, आपसे उसे भी इंटरेस्ट मिले और आप पेमेंट करें। और IMF की बेसिस पे बायलैटरल कंट्रीज से भी हमें पेमेंट मिलती है, क्योंकि उनको भी एतमाद आता है कि ये कंट्री को पैसे हम दे सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर, क्रेडिबिलिटी ठीक है। अगला पॉइंट है इकोनॉमिकल रिफॉर्म। परवेज मुशर्रफ साहब ने जो ये रिफॉर्म्स किए थे, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 11.8 मिलियन तो सिर्फ जॉब्स थी। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि आप समझे हमारी पर कैपिटल इनकम जो थी वो $1,000 पे पहुंच गई थी। यानी समझे एक बंदा जो कमा रहा है वो $1,000 तक कमा रहा है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो 8.5% से गिर के 6.5% हो गया था। पॉवर्टी हमारी 34% से 15% पे आ गई थी। अब ये कैसे हुई थी? अगली पॉइंट इससे कनेक्टेड है कि ये क्या वजह थी जिस वजह से मतलब लोगों ने काम किया ना, कहाँ किया बताते हैं। अगला पॉइंट है ऑफिशियल फॉरेन एड। अब एक बात बताएं, कोई सा भी दौर हो और इमदाद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप समझें कि हमें उस वक्त जो हमारा फॉरेन रिजर्व था उसमें 8.5% फॉरेन एड थी, जिसमें से 4.5% यूएस ने दी थी। और अगर हम बात करें रिमेनिंग की तो वो बायलैटरल कंट्रीज से हमें मिली थी, जो परसेंट टू परसेंट वेरी करता है कि किसी मुल्क ने दी, इसने दी। अब अगर मैं आगे बात करूं, जो 91.2% हमारा रिमेनिंग फॉरेन रिजर्व था वो पूरा का पूरा बनता था एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हमारी एक्सपोर्ट जो मुशर्रफ साहब के दौर में थी वो ट्रिपल हो चुकी थी, 7.8 बिलियन से बढ़ के वो चली गई थी 21.2 बिलियन पे। और इसी तरह मैं रेमिटेंस की बात करूं तो वो 1 बिलियन से बढ़ के 6.5 बिलियन पे चली गई। और अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो इनफ्लो था सिर्फ मुशर्रफ साहब के दौर में वो $5 बिलियन का था। ये वो जगहें थी जहां से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी, पॉवर्टी खत्म हो रही थी और सारे मसले मसाइल हल हो रहे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर GDP पे बात की जाए, जो उस टाइम पे इंटरनल क्या थी, तो वो हाईएस्ट था तारीख का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का 23%। आजकल के दौर में 10-12% चलता है। और अगर मजीद रिफॉर्म्स की बात की जाए तो टैक्स रिफॉर्म्स किए, जिसमें मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले ये किया कि डायरेक्ट कनेक्शन खत्म कर दिए टैक्स के, यानी टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का आपस में कोई कलेक्शन नहीं था। उन्होंने वैल्यू एडिशन टैक्स डाल दिए। उन्होंने मजीद सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस को, यानी सेल्फ असेसमेंट कर दी। उन्होंने मजीद ये किया कि टैक्स कलेक्टर, और वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि उनका आपस में ताल्लुक नहीं था, और इन्होंने रैंडम ऑडिट स्टार्ट कर दिए कि आप सेल्फ असेसमेंट करें और उसका रैंडम ऑडिट होगा। तो आप समझें कि चेक एंड बैलेंस जब शुरू होता है तो इंसान वैसे ही काम करने लगता है। इससे हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गया। मुशर्रफ साहब ने एक और काम किया रिफॉर्म्स के साथ साथ, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की। जैसे एक जमाने में नेशनलाइजेशन हुई थी, इस दौर में प्राइवेटाइजेशन हुई। अब उसमें क्या हुआ आपको बताते हैं। आप समझे प्राइवेटाइजेशन से हमें सिर्फ $3 बिलियन का यील्ड मिला। उसके बाद जो हमने प्राइवेटाइज किया था उसमें मेजर गैस, ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद बात करें नेशनल बैंक, UBL, यूनाइटेड बैंक, अलाइड बैंक, ये सब प्राइवेटाइज हो गए। और इससे एनुअली जो रेट क्रेडिट का बढ़ गया था वो था 25%, यानी ग्रोथ आ गई। उसके बाद मजीद बात करें तो सिविल एविएशन सेक्टर, मीडिया, ऑयल, गैस, इन सारी जगहों पे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दी। इससे ये हुआ कि हर बंदा अपने मातहत था। आज जैसे हम देखते हैं कि हर कंपनी चल रही है, वो खुद भी कमा रही है और मुल्क की इकोनॉमी में भी रोल प्ले कर रही है। अब देखें करप्शन की तारीखें तो मैंने आपको बताई है ना, कि करप्शन होती रही। तो मुशर्रफ साहब ने NAP का इदारा बनाया और उस एंटी करप्शन एजेंसी के थ्रू लॉ मेक किया कि अगर कोई बंदा करप्शन करता है तो उसको पकड़ा जा सके। और एंड में इनकी जो पूरी
पूरी हिस्ट्री रही है उसमें पूरी तारीख जितना इनका टाइम था इन्फ्लेशन का रेट 5% से नीचे था। अब मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम इस बात पे करूंगा कि जब परवेज मुशर्रफ साहब आए थे तो मेरे ख्याल से 1.2 बिलियन डॉलर का कोई रिजर्व रह गया था हमारा पाकिस्तान का, और जब वो गए हैं तो उस टाइम पे 14 बिलियन डॉलर का रिजर्व था जो उस वक्त का हाईएस्ट था। आगे मजीद मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। तो आप ये समझें कि ये वो सारे रिफॉर्म्स थे जिनकी वजह से उस दौर की मईशत, आप देखें डॉलर की हिस्ट्री भी उठा के देख लें तो वो भी कंसिस्टेंट स्टेबल रहा था उनके दौर तक जितना टाइम उनका था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।